तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें जो आपको पहला पढ़ना है वो है आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ये आपका पहला टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन। अब सेकेंड जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ये आपका इसमें सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ये आपको थर्ड टॉपिक पढ़ना है। और फोर्थ टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो पांचवा टॉपिक होगा वो होगा आपका कोरोजन। और जो छठवां वाला टॉपिक है ये आपका होगा रैंसिडिटी। तो चलिए एक एक करके हम जो है कि सभी टॉपिक को आज पढ़ेंगे। तो पहले जो शुरुआत हम करने वाले हैं वो कहाँ से करेंगे? केमिकल रिएक्शन से। तो अब जो है कि आपको यहाँ पर चैप्टर शुरुआत करने से पहले इन चीज़ों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि जो केमिकल होते हैं उनके फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, उन फार्मूलों को आप क्लास 9 में पढ़ कर आए हैं तो फार्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तभी यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए जो है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की। ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो आप जो है कि इसे किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन होगा क्या, आप डिफाइन कर सकते हैं इसे। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच one or more substance change into new substance with different property. ठीक है, तो आप जो है किसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी आपका जो है कि प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। और कब ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा? जब होगा क्या यहाँ पर कि इसमें कोई एक या अधिक जो सबस्टेंस होते हैं ये क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। जो भी आपके सबस्टेंस होंगे, अगर ये सबस्टेंस क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं किसी नए सबस्टेंस में विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी हो वो पहले वाले से क्या हो? डिफरेंट हो। तो यहाँ पर अगर उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से डिफर कर जाती है तो जो प्रोसेस होगा ये आपका क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि आपका कार्बन सॉलिड है। ठीक है, कार्बन लिख लेते हैं। आपका कार्बन है और ये किसके साथ रिएक्ट कर दिया? ऑक्सीजन के साथ। और रिएक्ट करने के बाद क्या बना लिया? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका कोई नया सबस्टेंस है। पहले कार्बन और ऑक्सीजन ये दो सबस्टेंस क्या किए? एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए या एक दूसरे के साथ जो है कि केमिकल प्रोसेस में आए। तो अब इसके बाद ये क्या किए? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। तो अब ये जो प्रोसेस होगा इसी को आप क्या कहेंगे? एक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब ऐसे आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो आपका प्रोसेस दिखाया जा रहा है ये केमिकल रिएक्शन है? तो इस प्रोसेस को पहचानने के कुछ जो है कि यहाँ पर तरीके बताए गए हैं। पहला तो ये बताया गया कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेज होते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? सम चेंजेज इन या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कुछ चेंज आपके हो सकते हैं। ठीक है, पहला जो हो सकता है क्या हो सकता है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब जो सबस्टेंस है वो क्या हो आपका? पहले कुछ और रंग दिखाई दे उसका और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो? उसका कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। एक ये प्रोसेस हो सकता है समझने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में ही ऐसा हो कि वहां पर कलर चेंज हो जाए, बट जनरली ज्यादातर रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस।
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कुछ गैस वहां पर क्या होंगे, इवॉल्व होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो भी आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब तीसरा जो है कि चेंज इन हीट, चेंज इन हीट मतलब अब क्या होगा कि हीट में चेंजेज आए। ठीक है, हीट में भी अगर चेंजेज आते हैं किसी प्रोसेस के टाइम तो आप कह सकते हैं कि वहां पर भी क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि ज्यादातर जो रिएक्शन होते हैं उसमें हीट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कहीं पर ये हीट जो है ज्यादा चेंज होते हैं और कहीं पर ये हीट कम चेंज होते हैं। तो जहां पर ज्यादा चेंजेस होते हैं हीट में तो आपको ये पता चल जाता है आसानी से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जो है कि सूखे चूल्हे को, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो है कि दुकान से खरीद कर लाइए और इसे क्या कीजिए, आप वाटर में डाल दीजिए। वाटर में डालते ही क्या होगा, ये बहुत तेजी से गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डालते ही ये क्या होगा, ये बहुत तेजी से गर्म होने लगेगा। तो गर्म होने का मतलब ये हुआ कि जब पूरा सिस्टम गर्म होने लगा तो आपको ये पता चलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट में चेंजेज आ रहे हैं। बट कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं हीट में जो कि आपको पता नहीं चल पाता है, मतलब इतना कम चेंजेज होता है कि वो आपको पता नहीं चल पाता है। तो एक तीसरी प्रॉपर्टी हो सकती है कि वहां पर हीट में क्या हो जाए, चेंजेज हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि और चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये चौथी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। जो चौथी प्रॉपर्टी होगी इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चेंज हो सकता है स्टेट में, चेंज इन स्टेट मतलब जो स्टेट होगा ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पर स्टेट दिखाया जाएगा मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले कोई सब्सटेंस क्या था, सॉलिड था। अब जो है किसी के साथ ये रिएक्ट किया और बाद में जो है ये सॉलिड से क्या बन गया, गैस बन गया या फिर लिक्विड बन गया। ठीक है, अगर ये जो है कि बाद में किसी से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, गैस या लिक्विड बना लेता है, तो ऐसे में क्या होता है, स्टेट इसका चेंज हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि चेंज हो जाएगा किसमें, स्टेट में। तो इसके स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज होता है, उसमें गैस निकल सकते हैं उसमें से। ठीक है, उसके साथ जो है कि हीट में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये इतने जो है कि कुछ आपके यहाँ पर प्रोसेस बताए जाते हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों को जो है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की चीजें को देखते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए देखेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में अब कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन तो देखते हैं इसके बारे में क्या हो सकता है। तो हुआ क्या कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसे अगर वर्ड में लिखा जाए, ठीक है, एक सेंटेंस बनाकर, तो काफी लंबा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब इसे जो है कि आप इस तरह से बोलेंगे कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये पूरा सेंटेंस इतना लंबा हो गया। तो अब क्या किया गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को छोटे में रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल वे से जो है कि इसे लिखना अच्छा समझा गया। तो उसके लिए क्या बनाया गया, एक केमिकल इक्वेशन बनाया गया। तो ये जो केमिकल इक्वेशन होता है ये होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल फार्मूला के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर केमिकल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है, अगर कार्बन है तो उसको सिंबलिक कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन के साथ। अगर ऑक्सीजन है तो इसे O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो है आपको ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब चलिए कार्बन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये प्लस का चिन्ह दोनों को क्या करेगा, ऐड करने का काम करेगा। तो ये जब कंबाइन हो गया तो क्या फॉर्म कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर गया। ठीक है, तो अब ये देखिए कि जो आप सेंटेंस बनाकर लिखते थे वो काफी लंबा होता था। अब इस चीज को क्या है आप छोटे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन।
जिस रिएक्शन के लिए ये दिया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने किसके लिए दिया, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है यही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को आप डिफाइन क्या कैसे कर सकते हैं, डिफाइन आप इस तरह से कर सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in the form of chemical formula, chemical formula of substance called as chemical equation of that reaction, ठीक है। तो यहां पर जो है ये केमिकल इक्वेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन ऑफ दैट रिएक्शन, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन ऑफ दैट रिएक्शन। तो अब इस तरह से आप यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजों के बारे में और जानना जरूरी है कि आप कैसे पता करेंगे कि क्या चीज यहाँ पर कैसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस आपके मिल करके नया सब्सटेंस बनाते हैं उसे आप क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। और जो सब्सटेंस आपके नए बनते हैं उसे आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ जिस सब्सटेंस के मिलने पर कोई नए सब्सटेंस बनते हैं उसे आप रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो अब जो है कि ये ध्यान रखिए कि केमिकल इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है किसे, रिएक्टेंट को, और प्रोडक्ट को कहाँ रखा जाएगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है। प्रोडक्ट आपका कहाँ रखा जाएगा, राइट हैंड साइड में किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच क्या होता है, एक एरो का नोटेशन होता है जो कि रिएक्टेंट से किसकी ओर फॉरवर्ड किया जाता है, प्रोडक्ट की ओर। जैसा कि ये देख रहे हैं आप एरो, तो ये हमेशा रिएक्टेंट से किसकी ओर होगा, प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप इस तरह इसमें दिखा सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो अब देखिए कि यहाँ पर केमिकल इक्वेशन केवल ऐसे ही रिप्रेजेंट करने से और भी चीजों को जो है कि यहाँ पर बताता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो आपका केमिकल इक्वेशन होता है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव का मतलब कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जो है कि आप शो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप करते क्या है, हीट देते हैं। जैसे कोई भी आप रिएक्शन आप कराएंगे तो हो सकता है कि उसमें आप क्या करें, हीट देंगे। तो अगर आप वहां पर हीट देते हैं तो हीट को जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रायंगल से। तो आप एरो के ऊपर इस ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, डिनोट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अगर हीट करते हैं तो ट्रायंगल को एरो के ऊपर दिखा देंगे तो आपको जो है रिएक्शन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है इसमें हीट दिया जा रहा है, ठीक है। अब जो है कि हीट आप इस तरह से दिखाइए, या पर्टिकुलर कोई हीट भी दिया जा सकता है। मान लीजिए 275 केल्विन आपका हीट दिया गया, तो आप जो है कि ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज अब देखिए, ये तो हो गया कि आप हीट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड, हो सकता है कि सनलाइट के प्रेजेंस पे रिएक्शन हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर AgBr होता है, ये AgBr जो है कन्वर्ट हो जाता है 2Ag और Br2 में। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। तो अब देखिए कि अगर रिएक्शन में अगर एरो के ऊपर आपको क्या लिखा हो, सनलाइट, ठीक है, या इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, सनलाइट को H से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब ये देखिए कि अगर यहाँ पर एरो के ऊपर इस तरह से आपका नोटेशन आया तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो रिएक्शन हुआ होगा ये क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो देखिए इंफॉर्मेटिव हुआ कि नहीं। जैसे ये रिएक्शन आपको वैसे कहना पड़ता
कि व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड react in sunlight, presence of sunlight, when silver bromide react in presence of sunlight it converted into Ag and bromine। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या करेंगे Ag Br के रिएक्ट कर जाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये Ag और Br2 फॉर्म कर जाएंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पर आपको जो है कि केवल केमिकल इक्वेशन से इस चीज का पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये जो है किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तीसरी चीज कैटालिस्ट के बारे में भी पता चल सकता है। मतलब होगा क्या कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होगा और उसके ऊपर अगर कोई आपका मेटालिक जो है कि सिंबल हो या कुछ भी हो, तो आपको ये शो करता है कि मतलब यहाँ पर एक कैटालिस्ट यूज किया गया है। कैटालिस्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान जाइए। कैटालिस्ट जो होता है पहले देख लेते हैं क्या होता है। कैटालिस्ट आपके वो केमिकल होते हैं, दोज केमिकल विच increase the rate of reaction without taking part in reaction। ठीक है, रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। कैटालिस्ट जो होते हैं आपके वो सबस्टेंस होते हैं जो कि इंक्रीज कर देते हैं रेट को रिएक्शन के। ठीक है, विदाउट होगा यहाँ पर, सॉरी विदाउट, ठीक है, विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। जो कैटालिस्ट होते हैं ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, बस केवल करेंगे क्या कि जब आएंगे तो जो केमिकल आपका होगा केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शंस के क्या करेगा, वो रेट को या तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा। तो ये होता है काम किसका, कैटालिस्ट का। तो अब देखिए एग्जांपल इसमें लेकर के दिखा लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जब आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर बनता क्या है, अमोनिया। ठीक है, NH3। तो यहाँ पर जो NH3 बनता है, तो NH3 बनाते समय आप जब हैबर प्रोसेस एक होता है उसे आप लगाते हैं, तो उस समय आप करते क्या है, Fe को यहाँ पर ऊपर डाल देते हैं। जब Fe मेटल को ऊपर डालते हैं तो ये Fe मेटल मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कैटालिस्ट को। मतलब एक कैटालिस्ट है जो कि करेगा क्या कि इन दोनों के साथ जो NH3 बनता है मिलने पर, ठीक है, इस रेट को ये बढ़ा देगा। पहले मान लीजिए जब इसका प्रेजेंस नहीं था तो ये रिएक्शन हो रहा था, बट जो प्रोडक्ट है मान लीजिए 10 ग्राम आपको नियर अबाउट 1 आवर में मिलता है। 1 आवर में 10 ग्राम आपको प्रोडक्ट मिलता है। जब आप Fe कैटालिस्ट का यूज कर दिए तो 1 आवर में 10 ग्राम की जगह 1000 ग्राम हो सकता है। एक एग्जांपल लेकर आप समझ सकते हैं ऐसे कि 1 आवर में जो आपका 10 ग्राम था वो कितना हो गया, 1000 ग्राम, जब आपने एक कैटालिस्ट का यूज किया। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन में अगर कोई आपका कैटालिस्ट है तो उसको भी आप डिनोट करते हैं कहाँ, इस एरो के ऊपर। अब उसके साथ और भी कुछ चीजें होती हैं। तो चलिए यहाँ पर एक हो गया कैटालिस्ट के बारे में। अब देखते हैं अगला। इसमें जो है कि और एक इंफॉर्मेशन ये मिल सकता है कि यहाँ पर चौथा, यहाँ पर होगा क्या कि केमिकल रिएक्शंस में अगर जो आपका प्रोडक्ट होगा, किसी भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साथ अगर ये एरो चिन्ह साइड ऊपर दिखाया जाए, तो ये एरो ऊपर दिखाने का मतलब ये होता है कि जो आपका यहाँ पर दिया गया प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट एक या एक से अधिक हो सकते हैं उसमें, तो जिसके आगे ये एरो लगा होगा तो आप ये समझ जाएंगे कि रिएक्शन में ये गैस जो है ये क्या हो जा रहा है, इवाल्व हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो एक एरो नोटेशन ये भी दिखाया जाता है जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट क्या होगा, इवाल्व होगा। ठीक है, अब जो है ये पांचवा होता क्या है कि प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साथ आप करते क्या है कि एक एरो नीचे की तरफ शो करते हैं, डाउनवर्ड की तरफ। तो डाउनवर्ड की तरफ ये शो किया जाता है, तो ये क्या होता है, पीपीटी को दिखाता है, जिसे आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट क्लास 9 में पढ़ा है आपने कि प्रेसिपिटेट ये क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब कि केमिकल रिएक्शंस हो और उसमें कुछ सबस्टेंस जो है वो सबस्टेंस क्या हो, आपके जो है इनसॉल्युबल हो जाए, जिस मीडियम में ये किए जा रहे हैं उसमें इनसॉल्युबल हो जाए और उसमें जाकर ये क्या हो जाए, नीचे धीरे धीरे बैठ जाए। जो आपका सरफेस होगा, बॉटम सरफेस होगा, उस पर ये क्या होंगे, धीरे धीरे जाकर बैठ जाएंगे। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर एरो नोटेशन डाउनवर्ड की तरफ होगा तो मतलब वो किसे आप दिखाया जाता है वहां पर,
पीपीटी को वो दिखाता है कि मतलब इस रिएक्शन में ये बन तो रहा है बट ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, मतलब नीचे बैठ जा रहा है सरफेस पर, और ये ऊपर की तरफ होने का मतलब कि गैस बनकर ये ऊपर हो जा रहा है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन में ये नोटेशन भी आपके जो होते हैं शो किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मेटालिक नोटेशन कैटालिस्ट को दिखाएगा, अगर एरो अपवर्ड है तो किसी गैस प्रोडक्शन को दिखाएगा, अगर डाउनवर्ड है तो किसी आपके इनसॉल्युबल, ठीक है, जो आपका होगा मीडियम उसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को दिखाएगा। तो इस तरह से ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है कि दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब जो है कि आगे चलिए हम बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते क्या है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम, टोटल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, ये इक्वल हो जाते हैं राइट हैंड साइड में जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रेजेंट टोटल मॉलिक्यूल के, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन आपका ऐसा होता है जिसमें कि रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट के सभी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उनके नंबर जो है इक्वल हो जाएंगे, प्रोडक्ट में जो आपके उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एटम, उनके नंबर के इक्वल हो जाएंगे टोटल सब, तो यहाँ पर वो इक्वेशन जो होगा बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। अब एग्जांपल लेकर एक समझ सकते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बैलेंस इक्वेशन क्या होगा। ये तीसरा आपका टॉपिक चल रहा है, थर्ड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो मान लेते हैं रिएक्शन, मान लेते हैं इसके पहले कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर गए, और रिएक्ट करने के बाद Fe के प्रेजेंस में बनाते हैं NH3। तो अब इसमें ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, LHS मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या सेम है? नहीं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन। तो जो है आप इसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन तब हो जाएगा जब यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट में नंबर ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? बैलेंस इक्वेशन। तो चलिए अब पहले यहाँ पर देखते हैं कि इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन N2 2 है, यहाँ पर ये 1 है, तो पहले इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल हाइड्रोजन अब कितना हो गया? 6, तो यहाँ पर 2 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा? बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, ये आपका बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बैलेंस करते समय कि जो केमिकल फार्मूले होते हैं उसमें कोई चेंजेज आप नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल फार्मूले होते हैं इसे आप चेंज कभी भी नहीं करते हैं, ये एक केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। आप जो है कोई भी नंबर ऐड करते हैं या कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो एज ए कोफिशिएंट लिखा जाता है उस पूरे मॉलिक्यूल के, ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के किसी मॉलिक्यूल के कोफिशिएंट में वो लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 ये 2, कभी ऐसा गलती मत कीजिएगा कि ये मान लीजिए कि NH3 है, अब यहाँ पर करना क्या है कि 2 नाइट्रोजन करना है तो N का ट्वाइस H का थ्राइस, और 3 हाइड्रोजन करना है तो यहाँ पर जो है कि इसको क्या कर दें, किसी और तरीके से लिख दें। तो मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि ये आपका H2 है, 3 हाइड्रोजन करना है 3H लिख दें, हो गया, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जिस तरह से भी होता है आप केमिकल फार्मूले को कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसे बैलेंस कैसे किया जाता है? तो बैलेंस करना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसे बैलेंस करने के लिए होता क्या है, ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है। ट्रायल मेथड जो आपको पढ़ना है वो केवल ट्रायल मेथड पढ़ना है, मतलब आपको देखना है दोनों तरफ और किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे आगे मॉलिक्यूल के कि वो दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। आपको ये समझ करके क्या करना है, कोई नंबर यहाँ पर के मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। जबकि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि आपको 2 मेथड दिया जाता है, ठीक है। वहां पर आपको 2 मेथड दिया जाता है, एक आयनिक मेथड होता है, ठीक है, आयनिक मेथड, और सेकेंड जो होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन
रिडक्शन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये जो होते हैं प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस में जो है कि आप इन दो मेथड से जो है कि एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बट आपको यहाँ पर केवल क्या करना है, ट्रायल मेथड का यूज करना है, नंबर ऑफ एटम को देखना है और एक जो है कि अपने से मतलब रैंडमली कोई भी आप नंबर चूज करके क्या करेंगे, वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल के साथ और इस तरह से कि वहां पर नंबर ऑफ एटम क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। वैसे आपका एक जो है कि इस तरह से भी मेथड बता दिया गया, एक तरीका बता दिया गया एनसीईआरटी में कि कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आपको ये तरीका बताया गया कि आप ये देखिए कि पहले यहाँ पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में टोटल कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे अधिक है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम जो है कि सबसे अधिक किसके पास है, आपको ये देखना है। तो जैसे मान लीजिए कि इसी को हम बैलेंस करते हैं जो मेथड आपको दिया गया है एनसीईआरटी में उससे, तो ये आपका N2 + H2 गिव्स NH3 ये है। तो ये कहा गया है एनसीईआरटी में कि आप स्टेप फर्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक ऐसे जो है कि मॉलिक्यूल को चूज कीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से जिसके पास टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो। ये देखिए एक नंबर मतलब एक ही एटम को प्रेजेंट करता है, ये भी इसमें केवल एक ही टाइप के एटम है, इसमें दो टाइप के एटम है या कह लो एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन केवल है, यहाँ पर केवल नाइट्रोजन। तो आप इसको चूज करेंगे। अब इसके बाद उन्होंने इसमें ये कहा गया कि यहाँ पर जो आपका एलिमेंट मैक्सिमम टाइम आया है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो एलिमेंट का आइटम आया है पहले आप उसको बैलेंस कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन मैक्सिमम टाइम आया है, तो हाइड्रोजन मैक्सिमम टाइम आया है तो आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है। अब चूंकि ये ऑड और इवन है, ये आपका इवन और ये ऑड है, तो आप हमेशा बैलेंस करते समय एक चीज को ध्यान रखिए कि जो ऑड और इवन नंबर दिए जाते हैं हमेशा किसी एक में चेंज कीजिए। जनरली आप जो है कि अगर इवन और ऑड दिए जाएंगे तो आप उसे इवन में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 2 है, तो कोई ऐसा जो है कि आप स्मॉलेस्ट जो है कि नंबर लेकर आइए जिसका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करे तो एक इवन मिले और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई टोटल में करे तो वही इवन मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ये देखिए कि ये हाइड्रोजन आपका है, यहाँ हाइड्रोजन है, टोटल आपके पास देखा जाए 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2। तो अब ये आपका 6 किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 तो होगा नहीं दोनों एक साथ, दोनों एक साथ 6 हो सकता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यही आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल में यहाँ पर 2 से, तो 3 × 2 6 और ये 3 × 2 6। तो ये देखिए आपका बन जाएगा N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3। तो अब देखिए टोटल हाइड्रोजन के नंबर बैलेंस हो गए कि नहीं, 3 × 2 6, 3 × 2 6। अब देखिए नाइट्रोजन बैलेंस है या नहीं, बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होता तो आप इसको भी क्या करते वहां पर बैलेंस कर लेते। तो इस तरह से ये जो है कि आप बैलेंस कर सकते हैं। अब उसके आगे जो है कि फिर क्या करते, अगर मान लीजिए बैलेंस नहीं होता, ये आपका किसी और तरीके से दिया जाता, तो आप अगले स्टेप में क्या करते कि फिर फर्दर जो है कि जो सबसे मैक्सिमम टाइम एलिमेंट का आइटम आया था उसके बाद वाले को आप बैलेंस करते हैं, मतलब आप नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही नाइट्रोजन बैलेंस हो गया पहले स्टेप में, तो इसलिए जो है कि आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं जो है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होंगे जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लिया गया किसका, सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, और रिएक्ट करने के बाद बेरियम क्लोराइड के साथ बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट आपका बनता है। तो अब इसको आप बैलेंस कीजिए। तो ये देखिए कि ट्रायल मेथड आप यूज करके आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, एक चीज ये देखिए कि SO4 जो है इसे एक सल्फर या एक ऑक्सीजन मत मानिए, SO4 आपका पूरा एक आयन मिलता है, ठीक है, SO4 2- आयन, सल्फेट आयन जिसे बोलते हैं। तो आप इसे पूरे आयन को बैलेंस कीजिए एक साथ, ठीक है। तो अब देखिए कि सल्फेट आयन यहाँ पर एक है, इस तरफ भी एक है, इसको बैलेंस करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेरियम बचा, ये मैक्सिमम टाइम यही देखो है ना, यहाँ पर जो है मैक्सिमम एलिमेंट आपके इसी में प्रेजेंट है, बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट। तो अब देखिए कि मैक्सिमम यहाँ पर ये 3 एलिमेंट है, तो पहले इसको बैलेंस करने की जरूरत थी। अब ये बैलेंस है तो अब हम आएंगे इस पर। तो अब देखिए कि यहाँ पर बेरियम भी एक है
SO4 भी एक ही है, ये बैलेंस है। तो अब जो है कि बैलेंस आप कैसे करेंगे, यहाँ पर सोडियम को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 1 सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम, तो ये 2 और ये केवल 1, तो आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ सोडियम, तो सोडियम को बैलेंस करेंगे तो पहले जो इक्वेशन है उसे आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद आप फिर क्या करेंगे कि एक ट्रायल मेथड जैसा बताया गया उससे कोई रैंडमली आप नंबर चूज कीजिए। 2 आपको चाहिए, 2 सोडियम, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 NaCl बन गया। अब देखिए क्लोरीन को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस सब थे, सोडियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन अब देख लेते हैं, ये 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 है, ये भी बैलेंस है, ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, और एक आग जो है कि हम लेकर के इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन। तो हाँ जो है कि आपको उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो चलिए फिर अब जो है कि आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब यहाँ पर जो चौथा आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर 4 जो होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं, 4 टाइप के। पहले जनरली तो 4 टाइप के आपके केमिकल रिएक्शन जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। 4 टाइप्स केमिकल रिएक्शन, पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि ये 4 टाइप केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है आपका केमिकल रिएक्शन, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर डिसोसिएशन रिएक्शन। तीसरा जो होता है आपका वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो चौथा यहाँ पर होता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 टाइप के पहले आपके रिएक्शन है जिन्हें आपको पढ़ना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं कि होते क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें कि 2 या उससे अधिक जो सबस्टेंस होते हैं आकर क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। ठीक है, कंबाइन हो जाए और प्रोडक्ट यहाँ पर मिले आपको। प्रोडक्ट एक भी मिल सकता है, एक से अधिक भी मिल सकता है, ये ध्यान रखिए। हमेशा ये नहीं होगा कि एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन सबस्टेंस एक से ज्यादा होंगे, जो आपके सॉरी रिएक्टेंट जो होंगे एक से ज्यादा होंगे, और ये एक से ज्यादा जो रिएक्टेंट होंगे आकर क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अगर ये कंबाइन हो जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है। और प्रोडक्ट एक या एक से अधिक हो सकते हैं, जनरली आपको एक मिलते हैं या इससे अधिक भी मिल जाते हैं, 2 मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें कि आपके 2 या अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, और उससे आपके नए प्रोडक्ट मिलेंगे। अब दूसरा होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है, डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब कोई एक टाइप का मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाए, एक से अधिक टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए CaCO3, अगर ये आपका CaO+CO2 में कन्वर्ट हो गया तो किसी एक टाइप का जो आपका था मॉलिक्यूल, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये एक से अधिक टाइप के प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे आप कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक इसका अपोजिट, CaO+CO2 CaCO3। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब 2 या उससे अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, एक कोई नया बनेगा तो कॉम्बिनेशन। और डिसोसिएशन का मतलब कोई एक अकेला एक से अधिक में टूट जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन। अब जो है कि तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें कोई हायर जो है कि रिएक्टिव मेटल एटम या नॉन मेटल एटम, ठीक है, ये क्या करता है कि किसी लेस रिएक्टिव वाले को उसके स्थान से रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। अब ये जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये अगर इसके जगह आ गया तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
मतलब कि वो रिएक्शन जिसमें कि यहाँ पर आपका कोई भी ज्यादा रिएक्टिव जो होगा एटम मॉलिक्यूल सॉरी एटम या फिर कोई नॉन मेटल मेटल हो सकता है, वो क्या करे कि यहाँ पर किसी कंपाउंड से जो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं एटम को रिप्लेस कर दे। तो रिप्लेस करेगा तो जो रिएक्शंस होगा आप उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दो रिएक्शन इन विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन ऑफ टू कंपाउंड एक्सचेंज। दो कंपाउंड के जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर जाएंगे, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सचेंज करने पर जो रिएक्शन होगा वो आप क्या कहेंगे, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास जो है कि यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है सोडियम सल्फेट है, बेरिलियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयन आपको पता है कि Na+ बनता है, नेगेटिव आयन SO4 2-। वैसे ही बेरियम क्लोराइड Ba2+ पॉजिटिव आयन, Cl- नेगेटिव आयन। अब ये देखिए कि एक्सचेंज क्या हुआ कि ये जो बेरिलियम क्लोराइड के साथ था ये चला गया सल्फेट के साथ, और जो आपका सोडियम था सल्फेट के साथ तो किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ, और बना क्या लिया, बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ये 4 टाइप के आपके केमिकल इक्वेशन हैं। अब इसके बाद जो है कि और आपके कुछ केमिकल इक्वेशन होते हैं, सॉरी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद सभी को डिटेल में एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कुछ आपके स्पेशल टाइप के आपके होते हैं रिएक्शंस, ठीक है। सम स्पेशल रिएक्शन, सम स्पेशल टाइप्स रिएक्शन, ठीक है। सम स्पेशल टाइप्स रिएक्शन में जो होता है, पहला जो होता है आपका थर्मोकेमिकल होता है, थर्मोकेमिकल, ठीक है। और दूसरा हो जाता है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल। तीसरा हो जाता है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल। और फोर्थ जो होता है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जो थर्मोकेमिकल है, ठीक है, ये होते क्या है, मतलब कि अगर आपका हीट जो है ट्रांसफर हो, ठीक है, या तो हीट एब्जॉर्ब किया जाए या रिलीज किया जाए किसी भी रिएक्शन में, तो थर्मोकेमिकल में आता है। फोटोकेमिकल आप किस रिएक्शन को कहेंगे, उस रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि लाइट आपका यूज किया जाता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर कोई रिएक्शन हुआ तो आप उसे क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल या फोटोलिसिस भी कहते हैं इसको, फोटोलिसिस, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है कि वहां पर यूज किया गया या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हुआ तो आप उसे इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, या इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इतने टाइप के आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसमें जो आपका थर्मोकेमिकल होता है ये 2 टाइप का हो जाता है, एक आपका होता है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, और सेकंड जो है ये हो जाता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक 2 टाइप का होता है। तो यहाँ पर अब चलिए जो है कि इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब जो है अगले वीडियो में इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो अभी जो है कि यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इनके साथ।